डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे। कोई समस्या होगा तो आप कमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ हम लोग देख लें कि रैखिक समीकरण क्या है। अगर इसको हम समझ लेंगे, बाद में वेरिएबल से ऐड कर देंगे। रैखिक समीकरण बहुपद तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। समीकरण देखते हैं, ax प्लस b इक्वल टू 0। ये देखिए, अगर हम x का डिग्री का बात करें, यानी घात का बात करें, डिग्री यानी घात का बात करें, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 है। ठीक है। अगर हम यहां से वैल्यू निकालना चाहें x का, तो x इक्वल टू माइनस बी, इधर जाएगा तो, और यहाँ a है तो a है गुना में है, तो ये चला जाएगा भागा में, माइनस बी अपन a। देखिए, सिर्फ ये आपको मिल जा रहा है यहाँ रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन आप याद कर ले कि वैसा समीकरण जिसका डिग्री 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। ये जो आपके पास रैखिक समीकरण है वो एक चर में है। एक चर में आप x ले सकते हैं या तो आप y ले सकते हैं। लेकिन यहां जो हम लोग काम करेंगे, यहां हम काम करेंगे दो चर पर। तो रैखिक समीकरण वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर है, सिंपल। आप याद कर सकते हैं कि a type of equation in which two variables, then it is called linear equation in two variables। यानी वैसे समीकरण जिसमें दो चर हो और जिनका डिग्री क्या हो, एक हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको हम दिखा दें, जैसे 2x प्लस 4y इक्वल टू हम कर दें यहां 12। तो आप इस चीज को गौर से देखिए कि x का डिग्री क्या है। x का डिग्री क्या है, 1 है। y का डिग्री क्या है, देख लीजिए 1 है। तो ऐसे समीकरण जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा इधर देखिए आप इसको। जैसे हम 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 लिखते हैं, तो आप देख लीजिए हमारा ax प्लस by बराबर c। ये देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by बराबर c। इस रूप में होना चाहिए आपका सारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इस उदाहरण को देख लेते हैं। 2x प्लस 4y इक्वल टू आपका 12 लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम इसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, इन दोनों का हम तुलना करेंगे, दोनों समीकरण का, तो आप देखेंगे a का जो वैल्यू है, यहाँ देखिए आप 2 बताया जा रहा है, और b का जो वैल्यू है वो 4 बताया जा रहा है, c का जो वैल्यू है वो आपका 12 है। आप इस समीकरण को इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ax प्लस by माइनस c इक्वल टू 0। कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रूप में भी लिख सकते हैं आप नए तरीके से। इस रूप में नहीं लिखना चाहेंगे तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो होगा, इसका जो कैलकुलेशन होगा इसका, तो देखिए चूंकि इधर बराबर के बाद c है हमारा, तो इधर आएगा तो माइनस c हो जाएगा। तो इसको भी चाहेंगे तो बना सकते हैं, यहाँ प्लस दे के ब्रैकेट में माइनस डाल दीजिए, प्लस माइनस c हो जाएगा। इसको हम इसको भी अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ax प्लस by प्लस माइनस c बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए सोचना नहीं। तो थोड़ा सा इस पर हम विचार करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पर। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म जो है याद रख लीजिए आज से, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। याद रखिए इसको।
अब इस पर हम कोई भी समीकरण बना सकते हैं। जैसे हम अगर a का मान यहाँ 3x रखें, b का मान कुछ भी रख दें 4y प्लस 2a इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इधर। तो इसमें क्या है कि x y का कोई भी वैल्यू, x और y का जो वैल्यू है यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारा -12 आ जाए। अब देखिए गौर से इस चीज को, अगर हमारे पास 2x अब प्लस 5 बराबर 0 दिया, आप तो कहेंगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता है क्या है कि कभी कभी जो दिखता नहीं है वही होता है। यहाँ वही हाल है। यहाँ तो आपको लग रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है जिसमें एक ही चर है, लेकिन इसको आप बना सकते हैं इस तरीके से। क्या एब्सेंट है इसमें आप पता कीजिए। ax तो 2x, तो a का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो है, यानी x का जो गुणांक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है जो उसमें गुना होता है। x में गुना कितना है? 2 है, तो 2 कोफिशिएंट होगा। इसमें कौन नहीं, इसमें y चर नहीं है, तो y चर बना लीजिए। 2x प्लस 0 गुना y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए, तो यहां आपका क्या है, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया है। तो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 0 और c का वैल्यू हो गया 5। देख लीजिए बढ़िया, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके कई और उदाहरण भी हो सकते हैं जो फर्दर आप बुक वगैरह में पढ़ेंगे। चलो मैं इसको मिटा दूं, देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। कोई पूछ दे कि वैसा समीकरण जो जिसमें 2 चर है और जिनका घात 1 हो, कैसे, कौन सा समीकरण कहलाता है? आप उस समय कहेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कोई पूछेगा रैखिक समीकरण क्या है, बोले वो ऐसे समीकरण जिसके चर का डिग्री क्या हो, 1। जब 2 चर रहेगा तो दोनों चर का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by इक्वल टू 0। थोड़ा सा गौर करेंगे इसको समझने का। अब हम लोग आज जो बात करेंगे वो करेंगे हम युगपत समीकरण। युगपत समीकरण, युगपत समीकरण, सिमुलटेनियस इक्वेशन। 2 चर वाले वैसे समीकरण, याद रखिए, 2 चर वाले वैसे समीकरण जिसके दोनों वेरिएबल अज्ञात हैं। 2 चर वाले वैसे समीकरण जिसके दोनों वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स में चरपद, वेरिएबल्स अज्ञात यानी मालूम नहीं। जैसे देखिए एग्जांपल गिवन, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20। आप देख लीजिए इसको बढ़िया से गौर करें। यानी कहने को x का कुछ वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, तब ना यहाँ 20 आएगा। अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 3 डाल देते हैं तो 5 3 15, यहाँ 2.5 डाल देते हैं तो 2.5 दूनी 5, 15 5 20। अभी तक तो वैल्यू अज्ञात न है, यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अभी तक यहाँ वैल्यू अज्ञात है, तो ऐसे समीकरण कहलाते हैं युगपत समीकरण। अब देखिए थोड़ा सा, अब हम लोग बात करेंगे स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप मतलब तो आप लोग बढ़िया से जानते होंगे, ढाल और अवरोधन। ये आप 9th क्लास में भी जाएंगे तो आपको ये दिन जाएगा टॉपिक। थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे, स्लोप क्या है। सबसे पहले आइए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप लोग अब सब बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या भाई, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये सब लोग जान गए भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
इसी के हिसाब से सारा समीकरण को सेट किया जाता है। तो आप यहां से आपको वैल्यू निकालना y का, ठीक है। तो बी वाई इक्वल टू चला जाएगा इधर, ये बॉर्डर के इधर, तो साइन चेंज करेगा, माइनस ए एक्स, ये जाएगा बॉर्डर के उधर, तो माइनस सी। ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी है, स्मॉल सी है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए एक्स माइनस सी अपन बी। तो y इक्वल टू अलग अलग कर लीजिए, दोनों के लिए b है, माइनस ए एक्स अपन बी यानी बटा माइनस सी अपन बी यानी सी माइनस सी बटा बी। अब देखिए यहां पर एक वैल्यू आप रख दीजिए, देखिए यहां पे, इसको गौर से समझिए। तो ये जो है हमारा m हो गया, ये हमारा x हो गया, और ये हो गया प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां m क्या है, जहां m बराबर हो गया आपका, देखिए वैल्यू यहाँ x x को मिलाइए, मैच कर रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस x का माइनस a बटा b। तो अब इस समीकरण इसको देखिए, ये जो माइनस a बटा b है, तो इसको हम m रखे हैं, और x आपका स्थिर है। फिर आपका देखिए यहाँ हमारा माइनस c बटा b को हम यहाँ c रखे हैं, कैपिटल c। यहाँ जो है ये कैपिटल c है, कैपिटल c है, बड़ा वाला c है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस a बटा b, जो स्लोप बताता है, स्लोप बताता है। स्लोप क्या बताता है, जो ग्राफ का लाइन है उसका डायरेक्शन और स्टिफनेस बताता है। क्या, फिर से सुन लीजिए, स्लोप क्या बताता है, ग्राफ का, जो ग्राफ हम बनाएंगे किसी भी इक्वेशन का, जो ग्राफ होगा उसका डायरेक्शन और स्टिफनेस को बताता है, ये हमारा स्लोप। अब आगे देखिए हमारा कैपिटल सी का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल सी का वैल्यू हो गया माइनस सी बटा बी। अब बात आता है भाई सी क्या है, तो सी यहाँ क्या है, इंटरसेप्ट है, क्या है, इंटरसेप्ट। एम क्या है, स्लोप है। सी क्या है, कैपिटल सी क्या है, इंटरसेप्ट। अब आएगा बात भाई कि इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट जैसे ग्राफ जब बनता है तो y अक्ष पर जो कोऑर्डिनेट होता है, तो y अक्ष पर माने ये कहने का मतलब है कि जो कैपिटल सी है वो y अक्ष का निर्देशांक है, यानी बताता है, ग्राफ को जब हम खींचते हैं तो बताता है कि जो लाइन है वो y अक्ष को कहां पर टच कर रहा है। फिर से समझ लीजिए, ये क्या बताता है, ग्राफ का लाइन जो आता है वो y अक्ष पर कहां कटता है, वो हमारा इंटरसेप्ट है, जो यहाँ C। क्लियर है, नहीं तो फिर एक ग्राफ से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए ग्राफ से, फिर से सुनिए और फिर से समझिए। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमको यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखिए बी वाई स्थिर है, आप इसको उधर ले जाइए, साइन चेंज होगा, माइनस ए एक्स प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो b कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखिए b जो है दोनों के लिए, ऊपर में दो वैल्यू है दोनों के लिए, तो अलग अलग कर लेंगे। तो आप देखिए इतना जो माइनस a बटा बी है इसको हम m रखे, बाकी x लिख दिया हमने, माइनस c बटा बी को हमने कैपिटल C रखा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसी को, आपको और अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा बड़ू है यानी कैपिटल C, आपको और समझ में आने लगेगा। m का जो वैल्यू है माइनस a बटा बी, जो स्लोप है, स्लोप क्या बताता है, ग्राफ जो है, ग्राफ का जो लाइन है उसका डायरेक्शन और स्टिफनेस को बताता है। आपका जो C इंटरसेप्ट क्या है, वो बताता है कि लाइन जो है y अक्ष पे कहां पर मिलेगा। क्लियर है, अब आइए देखिए थोड़ा सा हम इस पर और चर्चा करते हैं, आपका ये टॉपिक मजे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, जैसे देखिए हमारा एक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू हम ले लेते हैं 12। यहाँ पे ये हम समीकरण लिए, ठीक है, कोई भी समीकरण ले सकते हैं आप, उसके लिए दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहली बात ये देखिए, आपका x अक्ष है, ये x नेगेटिव है आपका, ये देखिए y है, ये y आपका नेगेटिव है। अब आइए देखिए जो हमारा स्लोप है उसको देखिए, फिर से कैलकुलेशन हम फिर से एक बार करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स बटा बी माइनस सी बटा बी। तो ये जो है आपका m हो गया, एम एक्स
प्लस और ये हो गया आपका सी। तो m का वैल्यू क्या आया देखिए माइनस a बटा b। यहां सब समझ में आएगा, इसी से समझ में आएगा। अगर m यानी स्लोप, m यानी क्या है भाई स्लोप, अगर हमारा स्लोप नेगेटिव है, ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ का जो लाइन होगा ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। फिर से समझिए, अगर हमारा जो वैल्यू है m का अगर नेगेटिव में है तो ग्राफ का जो लाइन होगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। अगर हमारा ग्राफ का जो ये m है अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव रहे यानी धनात्मक रहे तो ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अब ग्राफ में जो हम कंसीडरेशन करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं कि ऊपर से गिरा या नीचे से ऊपर गया, तो हम बाएं से दाएं की ओर करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें आप गौर कीजिए, हमको y का वैल्यू निकालना है। अगर हम x का यहाँ 0 कर दें, देखिए ध्यान से, अगर हम x का 0 करते हैं, x का वैल्यू जब हम x का वैल्यू 0 करते हैं तो y मिल जाएगा 3y बराबर 12, तो y बराबर 4। ध्यान से कट गया ये 4 से, तो y का वैल्यू 4। तो देखिए यहाँ पर आपका आप ले लीजिए 1 2 3 4, यहाँ आगे 4 है, इस जगह पर आपका इंटरसेक्ट है यानी c है, कैपिटल C यहीं पे है, कैपिटल C यहीं पे है। अब आपका ध्यान से देखेंगे, कैपिटल C जब यहां है कैपिटल C यहां जब है तो अब आप देखिए कि एक शख्स को कहां पर ये बांटेगा। तब यहां देख लीजिए आप, इस केस में क्या हुआ x 0 तो y 4, यहां 0 कर लीजिए। अब इधर भी ले लीजिए कुछ हम, तब समझ में आएगा 3 4 5, इधर भी ले लीजिए -1 -2 -3 -4, यहां ले लीजिए -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ रख दें। अभी फिलहाल देखिए आप बहुत वैल्यू रख सकते हैं, इन्हें कि हम यहाँ एक रख रहे हैं, यहाँ आप जो रखना है इसका वैल्यू, y जो रखना है 12 हमको लाना है। तो अब यहाँ अगर मान लें जब y हम अपने से बना दे रहे हैं, जब y = 0 हम कर देते हैं इसको, तो 2x = 12 हो गया, यानी काट दीजिए, x = 6 हो गया, 6 लिख दीजिए। यानी ये 6 पर जाके ऊपर से जब आएगा ग्राफ तो यहाँ हो गया ये 6 0, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ जो वैल्यू है आपका, यहाँ है 0 4 और यहाँ क्या है 6 0 है, तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए, देखिए ऐसे गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसे फॉल हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ क्या है -a बटा b है वैल्यू हमारा। ठीक है, यहाँ भी आपका वही हाल हो जाएगा, जब 3y निकालेंगे तो उधर जाएगा 12 -2x बटा करके आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। हमने आपको बताया कि स्लोप क्या है। स्लोप क्या है कि बताता है हमारा स्लोप, यानी जो ग्राफ का लाइन है वो उसका डायरेक्शन किधर है और उसका स्टिकनेस क्या है। सी क्या बताता है, सी बताता है कि वाई अक्ष पर जो लाइन जो खींचा जा रहा है वो कहां पर कटेगा। क्लियर है, समझ गए, हम उम्मीद करते हैं। अब एक प्रश्न हम आपको देते हैं, आप इसको आप प्रैक्टिस करेंगे घर में। 3x + 2y = 12, ये आपका होमवर्क रहा, आप इसको करेंगे, बनाएंगे घर में। ठीक है, फिलहाल हम आगे देखते हैं। अब हम 2 चर वाले 2 समीकरण को देखते हैं। ठीक है, अब हम 2 चर वाले 2 समीकरण को देखते हैं। 2 समीकरण है, तो a1x + b1y बराबर ही कर दीजिए, चलिए c1, a2x + b2y बराबर c2। ये 2 चर वाले 2 समीकरण है। इसकी हल क्या, शर्त क्या है, हल के शर्त, कंडीशंस, शर्तें। देखिए कुछ शर्त है, कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस नेसेसरी, कंडीशंस नेसेसरी। आप देख लीजिए कंडीशंस क्या है इसका। देखिए सबसे पहले इसको जान लीजिए कि x जो है, x का कोफिशिएंट यानी गुणांक कौन है, a1 है, y का कोफिशिएंट कौन है, b1 है, c1 क्या है, अचर पद है, x का कोफिशिएंट यानी गुणांक कौन है, a2 है, y का कोफिशिएंट कौन है, b2 है, और c2 क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, अगर a1 इसका यानी इस पहला समीकरण का a1 और दूसरे समीकरण का a2 को भागा दीजिए, और
पहला समीकरण का b1 जो y है उसका गुणांक क्या है b1, इसका क्या है b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो समझ लीजिए कि उस ग्राफ का केवल एक हल होगा, केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल इसी को बोलते हैं, केवल एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। यानी ये क्या है अविरोधी युग्म, इसमें कोई विरोध नहीं है। जैसे गांव में क्या होता है कोई विरोध नहीं करता तो देखते हैं कि एगो मुखिया बन जाता है, लेकिन सब लोग मुखिया ही बनना चाहिए, यानी विरोधी युग्म उस केस में हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए। देखिए इसका ग्राफ जो है, ग्राफ इसका क्या होगा कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ क्या होगा कि कटेगा, जैसे दो है ना, दो समीकरण है, तो मान लीजिए इसका ग्राफ इधर से गया एक का और दूसरा का ऐसे चला गया दूसरा का, तो देखिए एक हल हुआ है, देखिए केवल एक हल, बस यहाँ पर हल होगा इस जगह पर। जब बनाएंगे तो फर्दर ये काम अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा हम बता दिए कि a1 अपन a2 इक्वल टू नोट b1 बटा b2, यानी कह सकते a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो इस केस में अविरोधी युग्म होगा, इसका केवल एक हल होगा। ऐसे ग्राफ, ऐसे समीकरण का, ठीक है, समझ लीजिए, बढ़िया देख लीजिए एक बार, समझिए, ठीक है। अब आगे, अब दूसरा देखिए, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए तो आप जान लीजिए इसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, हल होंगे। अनगिनत हल होगा मतलब कि इसका जो लाइन होगा, इसका भी लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करते जाएंगे। देखिए आपको ये ग्राफ है आपका x x डैश y y डैश। देखिए अगर ये लाइन अगर एक समीकरण का है तो फिर दूसरा लाइन भी इसी पर आ जाएगा, यानी इसका हर एक पॉइंट जो है फिर एक हल हो जाएगा, 1 + 2 दोनों समीकरण का, ठीक है। इसको हम आश्रित युग्म बोलते हैं, इंडिपेंडेंट है, नहीं डिपेंडेंट एक दूसरे पे, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए। अगर इस कंडीशन में हल आता है तो इसके अनगिनत हल होंगे, माने काउंट नहीं कर सकते हैं आप। अगर x का मान 2 तो उसका भी आएगा उतना है, y का मान 3 तो उसका भी उतना है, इसका x का 3 तो उसका भी वही, माने सेम वैल्यू दोनों अकर करेगा। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा में क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा, ठीक है, लेकिन c1 बटा c2 नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, यानी गांव में सब चाहते हैं मुखिया हम बन जाए, बनेगा, कोई हल नहीं, यानी इसमें विरोध हो रहा है, विरोधी युग्म, सब एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, विरोधी युग्म। तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, ये अपना जाएगा, बोलेगा तुम अपने रास्ते चलो मैं अपना रास्ता चलूं, ठीक है। देखिए ये समीकरण एक इधर से चला और दूसरा भी इसी के पैरेलल में होके चला, दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। कैसा समीकरण होगा, दोनों पैरेलल, समांतर रेखाएं, समांतर, ठीक है बच्चों। इसको बढ़िया से क्लियर कीजिए, 2-3 प्रश्न हम देते हैं, आप इसको बना लेंगे, पता चलना चाहिए कि कौन सा हल है। आपको बताना है कि ये 3 कंडीशन में कौन कौन कंडीशन अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए। एक दो समीकरण इसके लिए आइए। तीसरा, ये देखिए 3 प्रश्न है, ये आपको हल करना है, ये आपको बताना है कि ये 3 शर्तों में ये तीनों कौन कौन सा शर्त का पालन करेंगे, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।